क्या हुआ जी? है पांचों चैप्टर याद हो गया? सच सच बोलिएगा। क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं है 5 चैप्टर में। चलिए, कुछ लोग कह रहे क्लास कब ऑफ होगा? नौकरी के बाद। ठीक है, क्लास ऑफ हो पढ़ना तो चालू ही रहेगा ना जी। आइए शुरुआत करते हैं। यदि पहला प्रश्न, यदि 2500 जूल, 2500 जूल कार्य का मात्रक जूल है, यदि 2500 जूल कार्य करने में मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति क्या होगी? यहां पर आपको दिया गया है कि कार्य जो है वो 2500 जूल है और इस कार्य को संपन्न करने में समय जो लगा है वो 5 सेकेंड का लगा है। तो शक्ति कितनी होगी? शक्ति यानी कि पावर कैसे निकालते हैं? तो किया गया कार्य, उस कार्य को करने में लगा समय बराबर क्या होता है? शक्ति। कार्य और कार्य करने में लगे समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है तो इसमें तो कोई अब दिक्कत है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है P बराबर W/S। P फॉर पावर, W फॉर वर्क, S फॉर टाइम। तो शॉर्ट में इस तरह ही लिखा जाता है और हम नहीं, सारे राइटर इसी तरह लिखते हैं P बराबर W/S। तो अब आपका शक्ति W आपका कितना है? 2500 जूल। समय कितना है? 5 सेकेंड। तो काट दीजिए, कितना हो गया? 500 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि जूल, ठीक है, जूल बटे सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड, यानी कि वाट बराबर जूल पर सेकेंड। तो अगर 500 जूल सेकेंड हुआ तो ये हो गया आपका 500 वाट। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट है। वाट हम वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में कहते हैं। जेम्स वाट का नाम आप सुने होंगे, वाष्प इंजन की खोज की थी जेम्स वाट ने। तो जेम्स वाट के सम्मान में ही हम जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो कार्य कितना हुआ? 500 वाट। अब अगर वाट में आप 1000 से भागा दे दीजिएगा, अगर वाट में 1000 से भागा दे दीजिएगा तो ये किलोवाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट हो जाएगा, यानी 0.5 किलोवाट। जब वाट में 1000 से भागा कर देते हैं तो हो जाता है वो हो जाता है किलोवाट। किलोवाट को वाट में बदलना है तो 1000 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए।
तो कितना शक्ति है? तो शक्ति है 500 वाट या 0.5 किलो वाट। क्लियर? आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, या किया गया कार्य और लिए गए समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? वाट है। और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, तो 0.5 वाट। दूसरा, किसी वस्तु के संवेग मोमेंटम को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। संवेग बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना वेग, यानी P बराबर mv। और अगर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m द्रव्यमान है और v वेग है, यानी अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। क्लियर? अब कह रहा है कि वस्तु के संवेग को क्या कर दिए हैं? 3 गुना कर दिए। संवेग बराबर क्या होता है? mv। अगर संवेग को 3 गुना किया गया है तो निश्चित तौर पर वेग को बढ़ाकर 3 गुना किया गया है, क्योंकि वस्तु के संवेग को अगर बढ़ाना है तो हम वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बढ़ा सकते। एक गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं। तो संवेग 3 गुना करने का मतलब है कि वेग को पहले कितना गुना किया गया? 3 गुना किया गया। और वेग को 3 गुना करने के बाद जो नया संवेग है वो आपको हो जाएगा m गुना 3v, यानी कि 3mv, यानी पहले का 3 गुना। तो किसी वस्तु के संवेग को 3 गुने करने का मतलब है कि उसके वेग को 3 गुना करके संवेग को तिगुना किया गया है, क्योंकि एक वस्तु के संवेग को तिगुना करने के लिए वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बढ़ा सकते। अगर संवेग तिगुना करना है गतिशील वस्तु के तो उसके वेग को बढ़ाकर ही संवेग को तिगुना किया गया है। तो अगर किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना किया गया है तो इसका सीधा अर्थ है कि उसका वेग भी कितना गुना हो गया है। अब अगर वेग 3 गुना हो गया है तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो अपने हम वेग को क्या कर दिए हैं? 3 गुना कर दिए हैं। तो वेग को 3 गुना करने पर हाफ m, अभी के जगह आप क्या रखिएगा? तो ये हो गया हाफ mv² गुना 9। तो गतिज ऊर्जा पहले का कितना गुना हो चुका है? 9 गुना हो चुका है। कितना गुना हो चुका है? 9। तो संवेग को 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 9 गुनी बढ़ जाएगी या 9 गुनी हो जाएगी। क्लियर? अब तो आप समझ गए। आप समझ गए तो आप अब सिर्फ याद रखिएगा कि वेग और गतिज ऊर्जा के बीच काइनेटिक एनर्जी वेग के वर्ग के क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। सॉरी, वेग के वर्ग के समानुपाती होते हैं। सॉरी, गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। या गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। P जो है संवेग के लिए यहां पर आया है। तो संवेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 3 तिया 9 गुना, या वेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 3 तिया 9 गुना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। और किसी वस्तु के वेग को भी 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। क्लियर?
और ये आपको याद रखना होगा, गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होते हैं, गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, 20 केजी के लोहे के गोला को तथा 10 केजी के एल्युमिनियम के गोला को किसी मीनार पर से गिराया गया। किसी मीनार पर से गिराया गया। जब गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है, पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है, मान लीजिए 10 मीटर ऊपर है, यहां पर है आपका 20 केजी का लोहा और इतनी ही ऊंचाई पर आपका है 10 केजी का एल्युमिनियम। 20 केजी के लोहे के गोला को तथा 10 केजी के एल्युमिनियम के गोला को किसी मीनार पर से गिराया गया और गोला जब पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तो उनका त्वरण क्या होगा? समान होगा। त्वरण क्यों समान होगा? तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है जिसका मान 9.8 मीटर प्रति। तो ये जो वस्तु नीचे गिर रही है, चाहे 20 केजी का लोहा हो, 10 केजी का एल्युमिनियम हो, दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? 9.8 ही होगा। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है उसका त्वरण समान होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है और जी का मान सभी वस्तु के लिए, कुछ भी द्रव्यमान क्यों ना हो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, क्विंटल क्यों ना हो, सारे वस्तु के लिए जी का मान क्या होगा? समान होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? समान होगा। तो ऊपर से नीचे गिर रही वस्तु का त्वरण समान होगा। फिर क्या संवेग समान होगा? संवेग बराबर क्या होता है? mv। अगर m समान नहीं है दोनों का तो संवेग समान होगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mg h। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा में भी द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान अलग अलग है, स्थितिज ऊर्जा समान होगा। गतिज ऊर्जा भी बराबर होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए भी क्या चाहिए? m चाहिए, जो दोनों का क्या है? अलग अलग है। तो क्या गतिज ऊर्जा भी समान होगा? तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, आप याद रखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका त्वरण समान होगा और त्वरण का मान g के बराबर होगा। जी का मान प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है? बराबर होता है। आगे बढ़े। 1 केजी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसका चाल क्या होगा? क्लियर? 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगा। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा कितना है? 1 जूल है। हाफ m का मान कितना है? 1 केजी गुना v²। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 बराबर, यानी v बराबर √2। 2 का मान 1.414 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 केजी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी तो इसका चाल 1.414, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। किसी गतिशील पिंड का, पिंड मतलब वस्तु, अंग्रेजी में बॉडी, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? सिंपल सा है। मान लीजिए पहले वेग भी था, उसके बाद आपने उसको क्या कर दिए? v/2 कर दिए। अगर पहले वेग भी था तो गतिज ऊर्जा
हाफ एम बी स्क्वायर। अब आप वेग v बाय 2 कर दिए तो हाफ m, अब v की जगह v बाय 2 हो जाएगा, तो हो गया आपको हाफ m v स्क्वायर, 2 दूनी 4। तो गति ऊर्जा पहले हाफ एम बी स्क्वायर था, अब हाफ एम बी स्क्वायर का 1/4 हो गया, मतलब क्या हो गया, चौथाई हो गया। ये इसी सवाल पर बना हुआ है कि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती है। वेग अगर आधा हो गया तो गतिज ऊर्जा आधा का स्क्वायर यानी कि चौथाई हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। क्लियर, चौथाई। ओके, एक न्यूटन मीटर बराबर होता है, एक न्यूटन मीटर बराबर होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। लेकिन कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, सबसे पहले कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। जब हम बल लगाएंगे और वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगा तब माना जाएगा कि क्या हुआ है, कार्य हुआ है। अगर किसी वस्तु पर बल लगे और उस वस्तु में बल लगने के उपरांत विस्थापन हो तब माना जाएगा कि कार्य हुआ। अगर बल लगने के बाद भी विस्थापन नहीं हो तो इसका मतलब कार्य नहीं हुआ। अगर बल लगने के उपरांत, समझिए बात को, बहुत क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी समझ लीजिए बात क्या है यहां पर। कार्य तब होगा जब किसी वस्तु पर बल लगेगा और उस वस्तु में विस्थापन होगा, तब ही कार्य होगा। अगर किसी वस्तु पर बल लगे लेकिन विस्थापन नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार को गिराने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दीवार पर बल तो लगाया लेकिन दीवार गिरा नहीं, तो दीवार में विस्थापन, तो इसका मतलब वो कार्य नहीं किया। बल लगाने के बाद भी कार्य नहीं होगा अगर क्या नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। क्लियर। इसके उलट अगर बिना बल लगे विस्थापन हो जाए तो भी कार्य नहीं होगा। अगर बिना बल लगे विस्थापन हो जाए तो भी कार्य नहीं होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। मान लीजिए एक गाड़ी सड़क पर खड़ा है, एक गाड़ी सड़क पर खड़ा है। खड़ा क्यों है, तो घर्षण बल उसको पकड़े हुआ है। लेकिन गाड़ी जिस सतह पर खड़ा है वहां पर घर्षण अचानक शून्य हो जाए, मतलब न्यूनतम हो जाए, घर्षण शून्य हो नहीं सकता है। अगर न्यूनतम हो जाए, गाड़ी अपने आप चलने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, लेकिन कोई बल लगा उस पर, तो उसका मतलब घर्षण बल न्यूनतम हो जाने पर गाड़ी अपने आप चलने लगा, तो विस्थापन तो गाड़ी में हो रहा है लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो बल लगे और विस्थापन नहीं हो तो भी कार्य नहीं होगा, और बिना बल लगे विस्थापन हो जाए तो भी कार्य नहीं होगा। और कार्य तब होगा जब बल और विस्थापन दोनों लगे, जब बल लगे और विस्थापन हो। क्लियर। अब अगर हम कार्य के मात्रक को निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या और विस्थापन का मात्रक, तो कार्य का मात्रक हो गया आपका, वर्ग का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, वर्ग का मात्रक हो गया न्यूटन, और न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। क्लियर।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट, संपीड़ित कमौनी, कंप्रेस्ड स्प्रिंग में धारित ऊर्जा। धारित का मतलब क्या? संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा कौन है? स्थितिज ऊर्जा है। देखिए, जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए, जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए, या जब कोई वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तब उसमें जो ऊर्जा आती है वो कौन होती है? स्थितिज ऊर्जा। आकार एवं स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है तो हम कहेंगे कि उसके पास ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप कार्य कर सकते हैं तो माना जाएगा कि आपके पास ऊर्जा है, और आपके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, आप कार्य नहीं कर सकते हैं, तो माना जाएगा कि आपके पास ऊर्जा नहीं है। तो अगर किसी वस्तु के स्थिति में, आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता आ गई तो मतलब उसके पास ऊर्जा आ गई। लेकिन इस तरह कौन ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा। तो आकार में बदलाव के कारण जब आपसे पूछे कि कौन ऊर्जा आया तो आप क्या कहिएगा? स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण गतिज ऊर्जा। ठीक है। चलती हुई गोली में कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। बहती हुई नदी के पानी में कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। क्लियर बात समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट, किसी पहाड़ पर चढ़ती कार में होती है। किसी पहाड़ पर, मान लीजिए पहाड़ पर गाड़ी चढ़ रहा है, गाड़ी चढ़ रहा है, तो अगर गाड़ी पहाड़ पर चढ़ रहा है तो गति में तो है, गतिज ऊर्जा तो है, लेकिन पहाड़ के चढ़ते समय उसकी पृथ्वी से भी ऊंचाई क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। अब पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ते जाने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा mgh भी आते जाएगा। तो जब कोई कार पहाड़ पर चढ़ेगा तो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा तो होगा ही होगा, लेकिन पहाड़ में चढ़ते वक्त उसकी ऊंचाई भी पृथ्वी से क्या होती जाती है? पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाई बढ़ रहा है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है। तो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति में गतिज ऊर्जा भी है गति के कारण, और पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। क्लियर? नेक्स्ट, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। एक देखिए नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को आप न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा को न ही आप नष्ट कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। बस ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है।
जैसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज में बदल सकते हैं और गतिज को स्थितिज में बदल सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकते हैं और न ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। ऊर्जा के केवल एक स्वरूप को हम दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता हो या कुछ भी होता हो, कुल ऊर्जा क्या रहेगा? किसके अनुसार? ऊर्जा संरक्षण नियम हमें बता दिया है कि ऊर्जा नष्ट हो ही नहीं सकता है। और जब ऊर्जा नष्ट ही नहीं हो सकता है तो कुल ऊर्जा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, पहले जितना है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, एक मिनट ध्यान दीजिए, हमने वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंके, तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग घटते जाता है। ये बात आप जान गए। और अंतिम में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका वेग घटते जाएगा, वेग घटते जाएगा, और वेग घटने के कारण उसका गतिज ऊर्जा घटते जाएगा। लेकिन ऊपर जाते वक्त उसका क्या बढ़ रहा है? एच बढ़ रहा है। तो जो गतिज ऊर्जा घटेगा वह किसमें कन्वर्ट होते जाएगा? किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। अब महत्तम ऊंचाई पर जाकर गतिज ऊर्जा जीरो, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में कमी होते जाती है और पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाती है। या जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होते जाता है? स्थितिज ऊर्जा में होते जाता है। मैक्सिमम हाइट पर जाकर, महत्तम ऊंचाई पर जाकर गतिज ऊर्जा शून्य, लेकिन सारा गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसके गतिज ऊर्जा में कमी होती जाती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, उसके गतिज ऊर्जा में कमी होते जाती है। और जो गतिज ऊर्जा में कमी होती है वो किसमें बदलती जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। यहां से आपको एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊर्जा परिवर्तन किस रूप में होता है? गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊर्जा परिवर्तन किस रूप में होता है? तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। क्लियर? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? वस्तु अगर ऊपर में है, वस्तु अगर ऊपर में है, एच ऊंचाई पर है, तो उसमें कौन ऊर्जा है? उसमें कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और नीचे गिरेगा तो उसका वेग बढ़ते जाएगा, क्योंकि जब वस्तु नीचे गिरती है तो पृथ्वी उसे गुरुत्व बल से खींचता है और नीचे गिरते समय उसका वेग बढ़ते जाता है। तो एक वस्तु अगर ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है और वो नीचे गिरने लगेगा
तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगा किसमें? गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा बदलेगा तो ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज तथा स्थितिज दोनों होती है। ऊपर में है और नीचे गिर रही है, यहां पर ये नहीं कर रहा नीचे गिर गया है, गिर रही है। तो जब तक वह गिर रही है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा है। लेकिन गिरने के दौरान हो क्या रहा है? तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होते जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ते जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधरत मतलब वर्टिकल है, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली नीचे की ओर गिरने के क्रम, अभी तुरंत देखें जो 11 नंबर का सवाल था वही सवाल है कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड के ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। क्लियर? 13 नंबर, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई होगा, यहां पर ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा की जगह यहां क्या होगा? ऊंचाई होगा। सही करिएगा, सही करिएगा ऑनलाइन वाले दोस्तों। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अब स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, और हम h को बढ़ाकर क्या कर दिए हैं? दुगुना। तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़कर कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सवाल है कि जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु का ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़कर के क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। बढ़कर के क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। इतना स्लो चल रहे फिर भी बहुत का छूटा, किसी का 1 छूट गया, किसी का 2 छूट गया है। अब देखिए हम तो स्पीड पूरा धीमी गति से चल रहे हैं, किसी का छूट नहीं सकता। अगर किसी का छूट गया तो हो सकता है वो नाश्ता करने सब चला गया होगा क्या। और यहाँ पर से सब कुछ ठीक है। होता क्या है कि उधर नेटवर्क इशू हो जाने के कारण आपके क्लास में बाधा पहुंच जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क इशू है आपके पास तो लाइव क्लास मत देखिए, ठीक है। वीडियो बन जाएगा, वीडियो आप देख करके क्लास कीजिएगा। और बिल्कुल हम धीमी गति से चल रहे हैं, स्पीड तो बिल्कुल नहीं है, हर चीज को समझाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, यदि 2 व्यक्ति अलग अलग 5 केजी के 2 वस्तु को 30 मीटर के ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनट में ले जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा? तो आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो 2 अलग अलग व्यक्ति 5 केजी के वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई पर 2 मिनट और 4 मिनट में ले जाते हैं तो किया गया कार्य। तो कार्य जब पूछ रहा है तो समय से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कार्य को काउंट करने में समय की आवश्यकता है नहीं है। तो ये 2 मिनट 4 मिनट का कोई औचित्य ही नहीं है, कार्य को पूछ रहा है।
शक्ति के बारे में पूछता तो हम समय को ध्यान में लेते, लेकिन कार्य के काउंटिंग करने में समय की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोनों व्यक्ति 5 केजी के वस्तु को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले गया है। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है? समान है। दोनों 5 किलो वस्तु को उठाकर ले जा रहा है ऊपर, दोनों 30 मीटर ऊंचाई तक ले गया, तो दोनों के द्वारा बल भी समान लगा होगा, क्योंकि दोनों 5 किलो की वस्तु को ले जा रहा है। अब विस्थापन भी दोनों समान ही किया, तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया है समान। यह समय उलझने के लिए दिया गया है। कार्य में समय का कोई औचित्य नहीं है, कार्य में समय का कोई औचित्य। और फिर यहीं पर अगर शक्ति पूछता तो जो कम समय में किया उसकी शक्ति अधिक है, और जो ज्यादा समय लिया उसकी शक्ति कम है। अगर इसी प्रश्न में हमें कार्य के जगह शक्ति पूछता तो जो 2 मिनट में ले गया है उसकी शक्ति अधिक होती, और जो 4 मिनट में ले गया है उसकी शक्ति कम होती। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होंगे? आइए चेक करते हैं। किलो का मतलब 10 के पावर 3, तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट घंटा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड, ये तो आप जान चुके हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड, तो 1000 वाट के जगह जूल बटे सेकेंड लिख सकते हैं। घंटा बराबर 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। क्लियर? सेकेंड कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। सेकेंड कट गया तो 3600 पर कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो जूल, तो हो जाएगा 3 2 5 यानी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। हमारे घर में विद्युत ऊर्जा के खपत को किसमें मापा जाता है? यूनिट में। यूनिट का मतलब क्या? किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या है? जूल। लेकिन जूल इतना छोटा मात्रक है कि हमारे रोज के जिंदगी में इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। आप भी जूल का शायद ही इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि आप भोजन खरीदते हैं उसमें भी ऊर्जा का मान किलो कैलोरी में दिया हुआ रहता है, और आप जो विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं वो किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट में दिया हुआ रहता है। तो ऊर्जा का या कार्य का जो एसआई मात्रक जूल है वो काफी छोटा मात्रक है, इसलिए उसका व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल होता नहीं है। डेली लाइफ में ऊर्जा के खपत को किलोवाट घंटा में ही मापा जाता है। किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6। अभी बिजली बिल आता है तो आपको लगता है अच्छा 20 यूनिट खपत हुआ है, चलिए अब ठीक रहता है कि नहीं 20 यूनिट हुआ है, वहीं जूल में दे देगा, धरफरा जाइएगा कि 5,03,744 जूल ऊर्जा खर्च हो गया है। दिमाग पकड़ लीजिएगा इतना, ठीक है? तो उसको क्या कर दिया गया है? छोटा कर दिया गया है। क्लियर? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 16 नंबर, एम तथा 2 एम द्रव्यमान की
वस्तु एक समान वेग से चल रहे हैं, एक m द्रव्यमान की वस्तु ये भी मान लीजिए v वेग से चल रहे हैं, और दूसरा आपका 2m द्रव्यमान की वस्तु ये भी v वेग से चल रहे हैं। तो दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो इसका गतिज ऊर्जा निकालिए हाफ mv स्क्वायर, इसका गतिज ऊर्जा निकालिए हाफ m अभी स्क्वायर, काट दीजिए, हाफ हाफ कट जाएगा, mm कट जाएगा, v स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में एक नीचे में 2, तो 1:2। एक अनुपात 2। नेक्स्ट, 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य है? एक ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य है? अब देखिए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ और समझना होगा। आप नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में समझे हैं? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही काम करता क्या? परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। तो जब नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन जैसे प्रक्रिया होती है तो भारी परिमाण में ऊर्जा मुक्त होता है। जब नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन जैसे अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होता है, तो भारी परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रोजन बम या परमाणु बम जब ब्लास्ट होगा तो भारी परिमाण में ऊर्जा मुक्त होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस दोनों प्रक्रिया में वस्तु के द्रव्यमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का नाभिकीय विखंडन होगा उस पदार्थ की द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। या नाभिकीय संलयन के समय ही भाग लेने वाले पदार्थों की द्रव्यमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के दौरान द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं होता है। जब भी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होते हैं तो इनमें भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है, और जो भी द्रव्यमान घटता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऊर्जा में। जब भी दोनों ही अभिक्रियाओं में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान संरक्षण नियम का कोई पालन नहीं होता है तो क्या होता है? इन दोनों अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। द्रव्यमान में जो भी कमी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो भारी परिमाण में ऊर्जा निकलता है, भारी परिमाण में। और यही कारण है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। या यही कारण है कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में जब ब्लास्ट होता है तो भारी परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों? तो द्रव्यमान किसमें कन्वर्ट होता है? ऊर्जा में।
और जब भी द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होगा तो कितनी ऊर्जा बनेगी, तो इसमें आइंस्टाइन के नियम का पालन होता है, E बराबर mc²। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या परमाणु बम, हाइड्रोजन बम के दौरान भारी परिमाण में ऊर्जा क्यों मुक्त होती है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। द्रव्यमान का ऊर्जा में बदलने के कारण ही भारी परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है। जब भी द्रव्यमान में कमी होकर वो ऊर्जा में बदलेगा तो द्रव्यमान से कितना ऊर्जा बनेगा, ये आइंस्टाइन की फॉर्मूला E बराबर mc² से हम निकालते हैं। तो 1 ग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा बनेगी हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इसी से। तो द्रव्यमान आपका कितना है 1 ग्राम, और 1 ग्राम SI मात्रक नहीं है, तो इसीलिए इसको SI मात्रक में बदल लीजिए। ग्राम को हम 1000 से भागा देकर क्या बना दिए, kg। C यहां पर प्रकाश का वेग है जो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो C को गुना कर दिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हो गया 1/1000 8 8 16। क्लियर। 3 घटा दीजिए तो 9 गुना 10 के पावर 13 जूल। तो 1 ग्राम द्रव्यमान में कमी होगी तो 9 गुना 10 के पावर 13 जूल ऊर्जा मुक्त होगा। क्लियर हुआ, समझे। 1 ग्राम द्रव्यमान में कमी होगी नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के दौरान, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, 9 गुना 10 के पावर 13 जूल ऊर्जा मुक्त होगी। 9 गुना 10 के पावर 13 जूल ऊर्जा मुक्त होगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर पहले प्रश्न में बताए थे, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग, यानी शक्ति बराबर बल गुना वेग, शक्ति बराबर बल गुना वेग, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन बटे समय वेग, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो विस्थापन बटे समय वेग, तो शक्ति बराबर क्या निकल गया, बल गुना वेग। क्लियर। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय या बल गुना वेग। नेक्स्ट, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कार्य जो है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। लेकिन कार्य बराबर बल गुना विस्थापन तभी होगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन तभी होगा जब जिस दिशा में बल लगे विस्थापन भी उसी दिशा में हो। क्लियर। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, लेकिन यह तब होता है जब जिस दिशा में बल लगे और उसी दिशा में विस्थापन। जैसे हम धक्का लगा रहे हैं और उधर गाड़ी भाग रही है, तब कार्य बराबर बल गुना, क्योंकि हम जिस दिशा में धक्का दे रहे हैं उसी दिशा में गाड़ी बढ़ रही है।
लेकिन अधिकांश स्थितियों में क्या होता है कि बल, ठीक है, बल और विस्थापन, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? जब बल लग रहा है, जिधर बल लग रहा है विस्थापन भी उधर ही हो रहा है, तब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। अधिकांश स्थितियों में क्या होता है कि बल और विस्थापन के बीच, यानी जिधर बल लग रहा है जिधर विस्थापन हो रहा है, उनके बीच कोण बन जाता है। उदाहरण के लिए फर्श पर से बोरा खींचे हैं, मान लीजिए गेहूं भरा बोरा को फर्श पर खींच रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं इधर, अब बोरा भाग रहा है इधर फर्श पर, है कि नहीं है? बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आप फर्श पर से बोरा खींच रहे हैं तो बल लगा रहे हैं इस दिशा में, अब बोरा भाग रहा है इस दिशा में, यानी इसके बीच क्या बन गया? कोण बन गया। और ऐसा सिर्फ गेहूं भरे बोरे को फर्श पर खींचते समय नहीं होता है, बल्कि अधिकांश स्थितियों में होता है। तो जब बल और विस्थापन के बीच एंगल बन जाए तब आपका कार्य बराबर होता है, W बराबर होता है FS cos थीटा। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन का इस्तेमाल तब करेंगे जब जिधर बल लगे उधर विस्थापन हो। अगर बल और विस्थापन के बीच एंगल बन गया तब आपका कार्य बराबर FS cos थीटा, FS cos थीटा। अब आप अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे cos थीटा का मान निगेटिव भी हो सकता है, cos थीटा का मान 0 भी हो सकता है, और cos थीटा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि cos थीटा धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, इसीलिए कार्य भी धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। यानी किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, किया गया कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है। क्यों? तो cos थीटा का मान 0 भी होता है, cos थीटा का मान निगेटिव भी होता है, और cos थीटा का मान पॉजिटिव भी होता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? घर्षण बल। क्या पूछ रहा है? घर्षण बल क्या है वो तो आप समझ चुके हैं। घर्षण बल क्या है वो समझ ही चुके हैं ना। तो घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में, मान लीजिए वस्तु गति इधर कर रही है तो घर्षण बल ठीक इसके विपरीत लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर वस्तु में गति इधर हो रही है तो विस्थापन भी इधर ही हो रही है, लेकिन घर्षण बल इधर। इस तरह से इनके बीच कितना का कोण बनेगा? अब FS cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मान -1, cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ही हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों होता है इस बात को समझे कि नहीं? क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत अर्थात वस्तु के विस्थापन के विपरीत होता है, जिससे घर्षण बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाता है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वृत्तीय पथ है। अब वृत्तीय पथ पर जो अभिकेंद्र बल लगता है, वृत्तीय पथ पर जो अभिकेंद्र बल लगता है, उस अभिकेंद्र बल की दिशा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। अब विस्थापन स्पर्श रेखीय होता है और उसके बीच कोण कितना बन गया? 90 डिग्री।
यहीं पर अगर वस्तु यहीं है तो विस्थापन इधर, अभिकेंद्र बल इधर, इसके बीच कितना कोण बन गया? 90 डिग्री। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गमन करती है तो विस्थापन की दिशा और बल के बीच का एंगल 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है? इसीलिए वृत्तीय मार्ग पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। वृत्तीय मार्ग पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। और कभी कभी यहां पर घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। एक बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा था कि एक सैटेलाइट को पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, एक सैटेलाइट पृथ्वी के सतह से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। अगर उपग्रह के द्वारा 4 घंटा में 400 चक्कर लगाया गया तो उपग्रह के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि उपग्रह घूमेगा वृत्तीय मार्ग पर ना। उपग्रह घूमेगा, वृत्तीय मार्ग पर घूमा तो क्या गया कार्य? 0। सीधा समझिएगा, गोल घूम गया, कार्य पूछ रहा है तो 0 मार देना है। क्योंकि वृत्तीय मार्ग में हमेशा विस्थापन की दिशा और बल के बीच का कोण कितना? आपसे पूछ दिया कि एक व्यक्ति मौत के कुआं में बाइक लेकर 8 चक्कर 3 सेकंड में लगाया है, तो 3 सेकंड में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। मौत का कुआं यानी वृत्तीय मार्ग। वृत्तीय मार्ग की बात हो गई, कार्य की बात हो गई, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, क्या कोई कार्य हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई कार्य नहीं हो रहा है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखा है। अब पकड़े रखा है तो विस्थापन कर रहा है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, पकड़े रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा 0। कार्य तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। यह डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, वो पकड़ के रखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। विस्थापन हुआ ही नहीं, कोई भी कार्य नहीं करता है। क्लियर? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। डायनमो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक इसका उल्टा काम करता है कौन? मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो का ठीक उल्टा ऊर्जा परिवर्तन करता है कौन? मोटर। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण डायरेक्ट किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, और आकार बदलने के कारण कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। हालांकि स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की संचित ऊर्जा है, लेकिन यह सी से ज्यादा बेस्ट विकल्प हमारा बी है।
निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बताइए। हाँ, जहां गति नहीं हो रही है वहां गतिज ऊर्जा नहीं है। तो खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष। जब एक वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चारगुनी, क्या यह भी क्वेश्चन हो चुका है शायद, चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, सही बात है जी। सीढ़ी में चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा शब्द है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्व फोर्स ऑफ ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण ग्रेवी, और इन दोनों में अंतर क्या है उसका भी हम जिक्र किए हुए हैं। किन्हीं भी दो द्रव्यमान की वस्तु के बीच लगे आकर्षण को, लेकिन दो वस्तु में एक पृथ्वी हो तब गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहा जाता है। क्लियर? ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण लगता है द्रव्यमान के कारण, उसे क्या कहते हैं? लेकिन अगर दो वस्तु में एक वस्तु के रूप में स्वयं पृथ्वी है, तब पृथ्वी और अन्य वस्तु के बीच का जो आकर्षण होता है उसके क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो पृथ्वी उसे अपने गुरुत्व बल से नीचे खींचता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ता है यानी पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वहीं सीढ़ी में नीचे उतरते वक्त उसे कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्यों? तो जब आप नीचे उतरे पृथ्वी तो खींच ही रही है आपको, और आप खुद हल्का बल लगा रहे हैं, आसानी से उतर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है, मतलब सही ठहराता है कि द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहां पर पदार्थ से है। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान। ये कौन सा संरक्षण नियम है? द्रव्यमान संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, हर संरक्षण नियम का यही मतलब होता है। फिजिक्स में जितने भी संरक्षण नियम है सबका अर्थ यही है। चाहे आप द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात कर लीजिए, चाहे आप ऊर्जा संरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे आप संवेग संरक्षण की बात कर लीजिए, हर संरक्षण नियम का यही अर्थ है कि न तो उत्पन्न हो सकते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं। न तो उत्पन्न हो सकते हैं न ही। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है। संवेग संरक्षण नियम कहता है कि संवेग को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही संवेग को नष्ट किया जा सकता है। एक कण का द्रव्यमान m है और संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो द्रव्यमान m संवेग p है, तो संवेग p बराबर क्या होता है? mv। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसमें गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। कोई दिक्कत? इसमें अगर हम m/m से गुना कर दे तो कोई दिक्कत है? m/m से गुना किया तो मतलब 1 में गुना किया, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv। अब इसमें हमने m/m से गुना किया तो कोई फर्क पड़ने वाला है? m/m से मतलब 1 से गुना किया, m/m से गुना करने का मतलब 1 से गुना किया, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये हो जाएगा आपका m²
बी स्क्वायर अब बटे एम। क्लियर। अब अगर P बराबर एम भी तो पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। एम स्क्वायर बी के स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर रख सकते हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। हमने एम बटे एम से गुना के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 से गुना किया मतलब, और इसको तोड़े तो पी स्क्वायर बाय 2m। तो गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। क्लियर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कैसे मिलती है? तो हाँ, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। स्वचालित कलाई घड़ी में चाबी देना होता है जी, चाबी घुमाते हैं तो हाथ संचालित करते हैं जी। हाथ जो संचालित करते हैं उसी से घड़ी को मिलती है स्थितिज ऊर्जा, जिसको वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करके चलते रहती है। क्लियर। चलिए समाप्त हो गया। कल और परसों ऑफ रहेगा क्लास आप लोगों का, ठीक है। 30 और 31 1 तारीख को अगला क्लास चलेगी। ओके, तब तक कितना चैप्टर हो गया? 6 चैप्टर हो गया है ना। 6 चैप्टर के क्वेश्चन और डिस्कशन में जो एक्स्ट्रा बात बताए हैं सबको गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का जो कलेक्शन है इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव का पूरा कवरेज है, एनसीईआरटी का पूरा कवरेज है। क्लियर। कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो कौन ऊर्जा होगा? ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में जब पूरे नीचे पृथ्वी पर गिर जाएगा तो पृथ्वी पर गिर जाएगा तो गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में, ठीक है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, जब पूरा नीचे उड़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत? मिलते हैं 1 तारीख नो अब होगा 2 तारीख को। अच्छा, रूटीन के अनुसार 2 तारीख को मुलाकात होगी। ओके, मिलिए दोस्तों अगले क्लास में।